हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट नहीं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टर्म 2 के एग्जाम के लिए। आपको पता है कि कल हमारा एग्जाम है, और ऐसे ही जैसे मैंने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, वैसे ही मैं ज्योग्राफी के डालूंगा, सिविक्स के डालूंगा, इकोनॉमिक्स के डालूंगा, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सेम वीडियो डालूंगा। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखना, एक एक क्वेश्चन आपका करा हुआ होना चाहिए। ओके, क्योंकि मैं हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ, और 90% क्वेश्चन पेपर जो है वो उसी के अंदर से आता है। तो इसलिए ये बात को ध्यान में रखते हुए ही सारे के सारे क्वेश्चन आपके करे हुए होने चाहिए। ओके, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना। वीडियो की स्पीड तेज कर लो, आप सेटिंग से जाकर 2x कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हर एक क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर भी आपके सामने आ सकता है। ठीक है, चलो ओके। तो जहां तक हमको पता है कि आपके दो चैप्टर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के अंदर। कौन कौन से चैप्टर है? पहला तो है हमारा सोशलिज्म एंड द राइज ऑफ, ये सोशलिज्म वाला एंड द रशियन रेवोल्यूशन, और दूसरा है दी नाजिज्म एंड दी राइज ऑफ हिटलर। तो इन दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। ठीक है, तो दोनों तीनों में डिफरेंस बताना है आपको। क्या आ सकता है एग्जाम में? ये भी पूछ सकता है लिबरल और रेडिकल में डिफरेंस बताओ, आपसे ये भी पूछ सकता है कंजर्वेटिव में और लिबरल में डिफरेंस बताओ। सेम ही है। अगर कंजर्वेटिव लोगों की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, पहला पॉइंट तो यही लिखा है कि अपोज लिबरल एंड रेडिकल। ओके, और ये पास्ट में जीना चाहते हैं, और ये चेंज जो है वो स्लो चाहते हैं। लिबरल की बात करें, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं ये। ओके, बट ये किंग को अपोज करते हैं, और ये कहते हैं कि इंडिविजुअल राइट होने चाहिए लोगों के, और रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जज वगैरह होना चाहिए। और ये एक चीज को सपोर्ट ही करते हैं, वो है वुमेन्स के राइट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन से लोग जो है वो वुमेन्स के राइट्स को सपोर्ट करते हैं, उनके वोटिंग राइट को सपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल सपोर्ट करते हैं वुमेन्स के वोटिंग राइट को, लिबरल सपोर्ट नहीं करते। और ये ऑल्सो सपोर्ट दी प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमारे जो लिबरल है प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करते हैं। रेडिकल की बात करें तो ये कहते हैं गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दी मेजोरिटी, मतलब जो लोग मेजोरिटी में है उन्हीं की गवर्नमेंट बननी चाहिए। अपोज द प्रिविलेज गिवन बाय द लैंड और द वेल्दी फैक्टर ओनर फैक्ट्री ओनर्स। इसका मतलब है जो अमीर अमीर लोगों को, लैंड ओनर्स को जो प्रिविलेज दी जाती है उसको खत्म कर देना चाहिए। ये वुमेन को सपोर्ट करते हैं कि वोटिंग राइट्स को लेकर। और साथ ही में सपोर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, बट इनका कहना है सारी की सारी प्रॉपर्टी एक बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मैं बता दूं, ये चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपके पास टाइम और आपको लगता है कि चैप्टर समझने की जरूरत है तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, और नाजिम वाले चैप्टर, मतलब जो भी चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं सबका लिंक आपको इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों की वीडियो मिल जाएगी, और साथ में अगर नोट चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, www.mainpointstudy.in। डोंट वरी, फ्री नोट्स है, एकदम फ्री है, कुछ लॉगिन वगैरह नहीं करना, डायरेक्ट नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि हु और हु वाज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन था और उसके व्यू बताने हैं अबाउट कैपिटलिज्म। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स जो है वो सोशलिज्म के बारे में क्या सोचता था, या कार्ल मार्क्स वर्कर के बारे में क्या सोचता था, कार्ल मार्क्स का क्या कहना था। सब में यही आंसर लिख कर आ जाना आप। ठीक है, ज्यादा आपको घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना सारी की सारी बातें लिखी हुई है। पहली बात है, कार्ल मार्क्स एक सोशल थिंकर था, जो कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत ही सपोर्ट करता था। उसका ये कहना था कि इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, जो फैक्ट्री को ओन करते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक है, वो क्या करते हैं, ज्यादातर प्रॉफिट अपने पास रखते हैं। ओके, और वर्कर और वो जो पैसा कमाते हैं, ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री ओनर जो भी पैसा कमाते हैं वो वर्कर की वजह से कमाते हैं। बट जो कैपिटलिस्ट है वो वर्कर के साथ प्रॉफिट नहीं बांटते, वो खुद ही अपने पास सारा का सारा प्रॉफिट रख लेते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये कहना था हमारे कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो इसलिए ये कार्ल मार्क्स जो है वो कैपिटलिस्ट को अपोज करता था, इंडस्ट्रियलिस्ट को अपोज करता था, और सोशलिज्म में बिलीव करता था। इनका कहना था कि सारे के सारी जो फैक्ट्री का जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो लोगों में बटा जाना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ जी तीसरे क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो ये वाला। तो आपको अब ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है आपको, किस अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन दी डिस्टर्बेंस ऑफ 1905, या 1905 में रेवोल्यूशन हुआ था वो क्या था। यहाँ से पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लडी संडे। ब्लडी संडे का क्या मतलब था। सिंपल सी एक स्टोरी है, ध्यान से सुन लो। वो बनाकर लिख सकते हो तो बनाकर लिख देना, नहीं तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखे हुए वही आपको डिट्टो एग्जाम में चिपका आ जाने हैं। तो पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ये रशिया की बात हो रही है, रशिया के अंदर 1905 में रेवोल्यूशन हुआ था। तो क्यों हुआ था उसके बारे में बता रहा हूं मैं, कि रशिया में राजा रानी का रूल चलता था, आपको पता है। जो जार था, यानी रशिया का जो लीडर था, किंग था, उसका नाम था जार निकोलस सेकंड। और वो पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट नहीं करता था। ठीक है, उसके कहने पे सब चलता था, ना कि पार्लियामेंट के कहने पे सब चलता था। और बात यह है कि 1904 के अंदर जो चीजों के प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ गए। लोगों की वेजेस जो है, या सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह, वो बहुत ही कम हो गई। और इसी वजह से
जब बहुत ज्यादा चीजों के दाम बढ़ गए और एक बार क्या हुआ, जब लोगों की वेजेस कम हो गई, तो एक जो कंपनी थी जिसका नाम था पिटिलो आयरन वर्क्स करके एक कंपनी थी, जिसके अंदर क्या किया गया, चार चार हमारे वर्करों को निकाल दिया गया। यहाँ पर है ना वेन्यूअर मेंबर नहीं आएगा, फोर मेंबर, ठीक है, फोर मेंबर ऑफ जो पिटिल ऑफ आयरन वर्क करके था ना, उनको निकाल दिया गया। और देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। अब बहुत सारे लोग ये कहने लग गए कि इसके खिलाफ स्ट्राइक करनी पड़ेगी, कि एक तो पहले से ही चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, हमारी वेजेस कम हो रही है, और ऊपर से चार लोगों को निकाल भी दिया। और वर्करों में यूनिटी थे, तो सारे के सारे रोड पे आ गए। 1,10,000 से ज्यादा लोग जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग की रोड पे आ गए, स्ट्राइक करने लगे कि जी वर्कर की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, उन लोगों को जॉब दो वापस जिनको निकाला गया है, और साथ ही में लोगों के वर्किंग आवर्स, जो वर्करों के वर्किंग आवर होते थे ना, जिससे ज्यादा काम करवाया जाता था, तो उनसे कम काम करवाया जाए, है ना, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम ना करवाया जाए। और इनकी जो ये स्ट्राइक थी, प्रोसेशन था, इनको लीड कर रहे थे फादर गैपोन। क्वेश्चन आ सकता है कि फादर गैपोन मतलब कौन जो था, जो वर्करों के प्रोसेशन को लीड कर रहा था हमारे 1905 रेवोल्यूशन में। बट मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये विंटर पैलेस पे पहुंचे ना, तो इन पर अटैक करना शुरू कर दिया पुलिस और कॉसेक्स ने। कॉसेक्स वो पुलिस होती है जो घोड़े पर बैठती है, घोड़े पर बैठ के आती है। और जब इन्होंने वर्करों पे हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि किंग ने बोला था, ये विंटर पैलेस किंग का था, तो किंग ने बोला ये सारे के सारे मेरे किंग पैलेस के बाहर क्यों इकट्ठा हो गए। तो पुलिस वालों को बोला इनको हटाओ। तो जब पुलिस हटाने गई तो 100 लोग वहां पर जो वर्कर है वो मारे गए, 300 से ज्यादा जो वर्कर है वो घायल हो गए। और इसी दिन को ब्लडी संडे कहा जाने लगा। ठीक है, अगर आपको आए कि ब्लडी संडे जो है वो कहा जाता था, आई होप अब आपको पता चल गया हो। बेसिकली बहुत सारे जो हमारे वर्कर थे स्ट्राइक वगैरह करी थी, ताकि वेजेस को बढ़ाया जा सके और जो वर्किंग आवर है उसको कम किया जा सके। इसको जब ये विंटर पैलेस पे पहुंची तो इसको पुलिस ने वगैरह ने रोक किया, और वहां पर हमारा 100 लोगों से ज्यादा वर्कर, 100 लोगों से ज्यादा जो वर्कर है उनकी जान गई, और हमारे जो 300 से ज्यादा वर्कर है वो घायल होकर इसी ब्लडी संडे बोला जाने लगा। और इसके बाद तो बहुत सारे जो रेवोल्यूशन है या बहुत सारे इवेंट स्टार्ट स्टार्ट हो गए। जब लोगों ने देखा, नॉर्मल देखा कि यार ये तो हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने अलग अलग स्टूडेंट नहीं हो गई, ये देखो, स्ट्राइक टू कवर ऑल दी प्लेसेस ऑफ द कंट्री। यूनिवर्सिटी जो है बंद कर गई। जो स्टूडेंट बॉडीज है, ठीक है, यहाँ पर बॉडीज आएगा, तो स्टूडेंट बॉडीज ने क्या किया, रेवोल्यूशन वगैरह करना शुरू कर दिया, है ना। और उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर किंग जो है वो राइट वगैरह नहीं देता, तो इसलिए किंग डर गया था, किंग को पता चल चुका था कि यार अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिमांड सुननी पड़ेगी। और इसलिए उसने एक पार्लियामेंट बनाई जिसको भी कहा जाता है, एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई जिसको कहा जाता है। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। कुछ नहीं है, एक स्टोरी है, बस याद रखनी है, ना समझ आइए दोबारा पीछे करके देख, ठीक है, बट छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इस पीडीएफ के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बस सिंपल सी बात। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन, एक अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, हमारे उसके अंदर रशिया के अंदर अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए थे, तो ये सारे के सारे चेंजेस आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पहले तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, सारी की सारी जो पावर है वो बोल्शेविक पार्टी के पास आ गई, इतना याद रखना। अब क्या क्या किया गया था, तो पहले पहला पॉइंट ये लिखा है कि जो बैंक थी और जो इंडस्ट्री थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, है ना। पीजेंट को बोल दिया गया था कि आप है ना, अब जो नोबल है उनकी लैंड को छीन सकते हो, सीज कर सकते हो। ओके, अर्बन एरिया में हाउस जो थे, पार्टीशन अकॉर्डिंग की फैमिली रिक्वायरमेंट, हाउस को बांट दिया गया फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लैंड को बांट दिया गया फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थी, है ना, कि हम राजा के बेटे, हम ये है वो है, उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, और एक नई तरह की यूनिफॉर्म बनाई गई। ठीक है, बुदोनोवो का, ठीक है, बुदोनोवो का की उनकी यूनिफॉर्म थी, याद रखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है, बट थोड़ा बहुत इतना याद होना चाहिए आपको। मैं डोंट वरी, एक बार नोट्स भी दिखाऊंगा आपको, बट आई होप ये क्लियर हो गया हो। और साथ में बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी भी कर दिया गया, और रशिया जो है वन पार्टी स्टेट बन चुका था। जितने भी ट्रेड यूनियन थे वो सारे का सारे पार्टी कंट्रोल में थे। कौन सी पार्टी के कंट्रोल में थे, बोल्शेविक पार्टी, जिसका नाम चेंज होकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था। ओके, और एक नई सीक्रेट पुलिस भी बनाई गई जिसको हम चेक फर्स्ट कहते थे, चेका फर्स्ट कहा जाता था, जो कि उन लोगों को पनिश करती थी जो कि बोल्शेविक पार्टी को, या मैं रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को अपोज करते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे चेंजेस थे वो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, लास्ट क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के जो कि आ रखे थे 9th क्लास के, सीबीएसई के गवर्नमेंट स्कूल के, उन सब में ये वाला क्वेश्चन जो है का ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फैब रेवोल्यूशन के बाद क्या इफेक्ट हुआ था। तो मैं एक तो अक्टूबर रेवोल्यूशन समझा चुका हूँ, अक्टूबर रेवोल्यूशन में सारी की सारी पावर बोल्शेविक पार्टी के पास आई थी, और उससे पहले एक
हमारा फैब रेवोल्यूशन हुआ था। फैब रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, किक को हटाया गया था। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे फैब रेवोल्यूशन के बाद? सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन ऑन दी पब्लिक मीटिंग एंड दी एसोसिएशन वाज रिमूव। जो भी पब्लिक मीटिंग पहले पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, इसी तरीके से रिमूव कर दिया गया। सोवियत जो है वो हर जगह रशियन सोसाइटी में सेटअप होने लगी। ओके। और इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री कमिटीज थी वो बनाई जाने लगी, जो कि इन चीज पर क्वेश्चन उठाती थी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कैसे फैक्ट्री रन करते हैं। बेसिकली मतलब बहुत सारी फैक्ट्री कमिटीज बनाई गई जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अपोज करती थी, इतना याद रखना। सोल्जर कमिटी व फॉर्म इन दी आर्मी, सोल्जर कमिटी बनाई गई थी आर्मी में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर एक और चीज है, और उस टाइम में ना व्लादिमीर हमारे लेनिन थे, उन्होंने अप्रैल थीसिस, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन अप्रैल थीसिस, दोबारा बता रहा हूँ। आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अप्रैल थीसिस, या पॉइंट्स बताओ, फीचर बताओ अप्रैल के। तो अप्रैल थीसिस बेसिकली व्लादिमीर लेनिन ने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि ये सारे के सारे पॉइंट होने चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले तो वॉर का एंड हो जाना चाहिए, वॉर को खत्म कर दिया जाना चाहिए। दूसरा उसने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात होती है। दूसरा उसने बोला था कि बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाना चाहिए। तीसरा उसने बोला था कि जितना भी लोकल का लैंड है ना वो जन को, गरीब जन को दे दिया जाना चाहिए। तो ये तीन जो चीजें हैं वो याद रखने हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, सिर्फ आप देख सकते हो 6-7 वर्ड लिखने हैं आपको। तो ये अप्रैल थीसिस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था। सिंपल छोटी सी एक चीज बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो लीडर बना था, अभी हमने ऊपर देखा, बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था, जो अप्रैल थीसिस लेकर आया था, उसका नाम क्या था? नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन नाम था ना। तो बेसिकली व्लादिमीर लेनिन ही रशिया का लीडर बना, बोल्शेविक पार्टी का लीडर बना कुछ समय तक, यानी 1924 तक उसके हाथ में पावर रही। पहले तो ये सुन लो यार, स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या है, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसके डीप में जाएंगे। सबसे पहले तो एक पर्सन है स्टालिन। ठीक है, यहाँ पर स्टालिन एक पर्सन का नाम है, उसका पूरा नाम है जोसेफ स्टालिन। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या है? इसमें ना स्टालिन ने क्या किया था, सारे के सारे खेत को पिला दिया था। अब इससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, वो अभी हम देखने वाले हैं। बट आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो कि स्टालिन ने जो कलेक्टिवाइजेशन किया था लैंड का, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, इसमें पहली लाइन ये लिखी हुई है कि जो लेनिन था उसने 1924 तक एक तरह से रशिया की कमान संभाली, सोवियत यूनियन की कमान संभाली। उसके बाद जोसेफ स्टालिन के पास पावर आ गई। ठीक है, और उसने देखा कि यार 1947 के अंदर ना अचानक से क्या हुआ, शॉर्टेज आ गई थी। कहां पर? हमारे रशिया के अंदर। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या करे, चीजों के प्राइस फिक्स कर दिए और पीजेंट को बोल दिया कि आप हमारे को ही चीजें बेचो। आपका जो खेती कर रहे हो, आप जो भी ग्रेन्स वगैरह उगा रहे हो, अनाज वगैरह उगा रहे हो, वो सिर्फ हमको बेचो। बट जो पीजेंट है वो अपना जो अनाज है वो सरकार को नहीं बेचना चाहते थे। पता है रीजन क्या था? रीजन ये था कि सरकार बहुत कम दाम दे रही थी उसके। ओके, अब है ना, जब सरकार ने ये कर दिया, चलो फिर भी बहुत सारे जो पीजेंट है उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे, सरकार को बेचना शुरू कर देंगे। अब क्या हुआ कि जो हमारे स्टेलिन है उनको ये लगा कि जो बड़े बड़े फार्मर है ना वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग चला रहे हैं और अपने घर के अंदर सारा का सारा अनाज भर के रख रहे हैं, इसकी वजह से फूड शॉर्टेज आ रहा है। तो इसलिए हमारे स्टेलिन ने क्या किया, जो रिच पीजेंट थे जिनको कुलक्स भी बोला जाता था, अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, फिंग द ब्लैंक्स में आप कह सकते हैं कि कुलक्स क्या होता है। जो रिच पीजेंट होते हैं ना हमारे रशिया के अंदर, कुलक्स बोला जाता है। ठीक है, उनके घर पे रेड मारी गई। जोसेफ स्टेलिन ने बोला अपने ऑफिसर को कि इनके घर रेड मारो और चेक करो क्या इन्होंने ग्रेन को इकट्ठा कर रखा है या नहीं कर रखा, बट उसको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, कोई भी ऐसा हमारा कुलक्स या रिच पीजेंट नहीं था जिसने अपने घर के अंदर क्या किया था, इकट्ठा करके रखा होता अनाज, किसी ने इकट्ठा करके नहीं रखा। ठीक है, अब क्या किया, स्टालिन को समझ आया यार किसी ने घर में नहीं रखा तो शॉर्टेज आ कैसे रही है। तो उसने हमारे जो स्टालिन है उसने कहा चलो शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो स्टालिन है उसने क्या किया, एक कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम लेकर आया। इसमें उसने क्या किया, सारे के सारे खेतों को मिला दिया। कब मिला दिया गया? 1927 में। ये फॉर्म है, इसको मैं फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, तो 1929 के अंदर जो हमारा स्टालिन है उसने क्या किया, 2 साल बाद शॉर्टेज आने के बाद हमारे सारे के सारे फार्म फार्म को मिला दिया और पीजेंट को बोला कि आप इस कोलखोज पे, कोलखोज यानी जो कलेक्टिव फार्म होता है ना उसको कोलखोज कहा जाता है, इस कोलखोज पे खेती करोगे आप। तो फार्मर ने पहले तो रेजिस्ट किया, और मैं आपको बता दूं जिन भी फार्मर ने रेजिस्ट किया ना उन सबको जेल में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे कुछ फायदा तो नहीं हुआ बट बहुत सारे लोग मारे गए। ओके, और जो हमारे क्यों मारे गए मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो फार्मर है ना वो मतलब कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था उनको, इसकी वजह से लॉस हो रहा था। ओके, और इनकी वजह से लॉस हो रहा था तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जिंदगी को जीने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी उनके पास जानवर वगैरह थे उनको बेचकर अपना काम चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं था, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, है ना। तो उन्होंने जानवरों को बेचना शुरू कर दिया और बहुत सारे जानवर, मैं आपको बता दूं
कि 13% है वो जानवर जो है, नंबर ऑफ फेल बाय 13%। 13% जो जानवर है वो बेसिकली खत्म होने की कगार पे आ गए थे 1929 से लेकर 31। आप सोच सकते 13% बहुत होता है। और जो मतलब कोल खोज में काम करने के लिए रेडी नहीं होता था, तो ये कहता था नहीं मैं तो अपना फार्म नहीं मिलाना चाहता बाकी लोगों के साथ, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता था या देश निकाला दे दिया जाता था। ओके, तो मैं बता ही चुका हूँ कि इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का कोई फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। 4 मिलियन से ज्यादा लोग, मतलब 40 लाख लोग जो हैं इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की वजह से मारे गए। शॉर्ट में बता दूं दोबारा से, बेसिकली स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम लेकर आया था क्योंकि फूड शॉर्टेज थी, उसने सबके फार्म को मिला दिया। इससे फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ, 4 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं हम, कि पहले तो ये बताना है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी वर्कर की रशिया के अंदर। आपको बताना है बिफोर रशियन रेवोल्यूशन यानी 1970 से पहले हालत कैसी थी। तो ये बता रखा है कि मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्री थी ना, वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में थी। वर्करों से 12 से 14 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता था, उनको कम सैलरी दी जाती थी, वर्किंग कंडीशन बहुत ही खराब थी। वुमेन्स भी काम करती थी। 31% जो वर्क फोर्स थी हमारी फैक्ट्री के अंदर वो वुमेन्स की थी, जो कि एक अच्छी बात है, बट उनको भी मेन से कम पैसे दिए जाते थे। तो ये हालत जो थी वो हमारे रशियन रेवोल्यूशन से पहले इकोनॉमिक कंडीशन है ना, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं थी। और इसमें एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि 85% से ज्यादा लोग रशिया के अंदर खेती करते थे। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है कि 4 फीचर ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म के 4 फीचर बताओ। हमारे कार्ल मार्क्स सोशलिज्म के बारे में क्या सोचते थे, ये भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो यही पॉइंट देना। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो सोशलिस्ट लोग होते हैं ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। अंडर सोशलिज्म द मीन ऑफ द प्रोडक्शन आर अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो हमारे सोशलिज्म या सोशलिस्ट लोग हैं ना उनका कहना है कि सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। जोसेफ स्टालिन जिसने बोला सारे खेतों को मिला दिया था और अपने अंडर ले लिया था, है ना, और बोला था कि आपको अब गवर्नमेंट की निगरानी में ही काम करना पड़ेगा, वो एक तरह से आप कह सकते हो सोशलिस्ट था। बट उसका एक निर्णय गलत हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। सोशलिस्ट रिगार्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द कॉज ऑफ द सोशल इविल, जो सोशलिस्ट लोग थे वो ये कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सब प्रॉब्लम की जड़ है। सोशलिज्म एनकरेज कोऑपरेटिव, सोशलिज्म है वो कोऑपरेटिव को एनकरेज करते थे, यानी उनका कहना था कि जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ना चाहिए जैसे कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये, कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन बताना है कि रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा। तो ये सारे के सारे, पहले तो मैं बता दूं रशियन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा असर पड़ा। कैसे? पहला तो यही है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो पूरी दुनिया में फैलने लगी, ब्रिटेन के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी आ गई। और बोल्शेविक ने जो था वो कॉलोनियल पीपल को ये बोला कि आपको भी पावर लेनी चाहिए। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली, और जैसे उन्होंने अपने किंग को हटाया था, हमारे इंडिया के अंदर भी जो ब्रिटिश वगैरह थे उनको हटाने के लिए हमने कहीं ना कहीं इनसे भी इंस्पिरेशन ली थी। ओके, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा कंट्री यूएसएसआर के अंदर जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी वर्करों के लिए वो भी स्टैब्लिश होने लगी। 5 ईयर प्लान जो कि हमने भी अडॉप्ट किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में से बहुत सारी कंट्री ने अडॉप्ट किया। ओके, और बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ग्लोबल फेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद है ना पूरी दुनिया में सोशलिज्म जो है वो सिर्फ एक ही कंट्री जो है उसका एक तरह से लीडर था सोशलिज्म कंट्री का या सोशलिस्ट कंट्री का, कम्युनिस्ट कंट्री का, वो था हमारा रशिया। ठीक है, रूस। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी थोड़ा सा नीचे, आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है यूएसएसआर का, तो ये आपको बताना है। अब आ जाते हैं जी लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसके बाद हम नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मेंशन एनी फोर फीचर ऑफ द रशियन इकोनॉमी एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। वही सारी की सारी बातें बेसिकली की हुई है। ठीक है, कि बेसिकली आपको ये बताना है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, ऊपर वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। आप देखोगे तो क्या है, ज्यादातर लोग जो है 85% से जो ज्यादा लोग खेती करते थे। इंडस्ट्री जो थी वो कम थी, जितनी भी थी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर थी, है ना। और ज्यादातर जो फैक्ट्री थी वो 1890s में स्टैब्लिश हुई थी। और ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, और ज्यादातर लोग जो है आपके कंट्री साइड में रहा करते थे। जो नोबिलिटी थी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स की लार्ज प्रॉपर्टी, ज्यादातर जो जमीन थी वो हमारे नोबिलिटी के पास, क्राउन के पास, किंग के पास और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास थी। ये सारी की सारी बता रखी है। अब है ना, आप वीडियो पीछे करो, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए तो ठीक है, नहीं तो एक बार दोबारा से सारे के सारे ये रिवाइज करो इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन, कि अब आने वाले हम नाजिज्म वाले चैप्टर पे। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है ना नाजिम का, लिख लो आप, मतलब लिख लो, मैं कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन तो पक्का इस चैप्टर के अंदर से आना ही आना है। ठीक है, कि ये बताओ कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या थी, एक्सप्लेन अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हारने के बाद है ना जर्मनी जर्मनी पर बहुत सारी लिमिटेशन लगाई गई थी, वही है पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स।
इसमें क्या क्या बातें बोली गई थी कि जर्मनी को अपनी ओवरसीज कॉलोनी छोड़नी पड़ेगी, 1/10 पॉपुलेशन छोड़नी पड़ेगी, अपनी 13% टेरिटरी दूसरी कंट्री को देनी पड़ेगी, 75% ऑफ आयरन और 26% ऑफ कुल फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ेगा उसे। ओके। और साथ में ये भी बोला कि जर्मनी को 6 बिलियन जो आपका वो होता है ना, 6 बिलियन पाउंड जो है वो देना पड़ेगा अलाइड पावर को, जो कि जीते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलाइड पावर एक्सिस पावर के बीच में हुआ था, और जो जर्मनी था वो एक्सिस पावर के अंदर था, और जर्मनी जो था वो हार गया था। ठीक है। इसलिए अलाइड पावर ने जर्मनी से 6 बिलियन पाउंड मांगे थे। और साथ ही में जो बहुत सारा एरिया था, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले पॉइंट तो यही है कि जर्मनी को क्या किया गया, डीमिलिटराइज कर दिया गया, उसकी बॉर्डर से आर्मी को हटने के लिए बोल दिया गया। और जो एक हमारा रिच रिसोर्स वाला एरिया है राइनलैंड, जो कि जर्मनी के अंदर था, उसको भी छीन लिया गया। ठीक है, ऑक्यूपाई कर लिया गया फ्रांस और अलाइड पावर की बहुत सारी कंट्री के द्वारा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि हुआ नवंबर क्रिमिनल। कुछ ऐसे लोग थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो जर्मनी का लीडर था उसके हटने के बाद एक गवर्नमेंट बनी थी जिसको हम वाइमार रिपब्लिक बोलते थे। तो जो लोग वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार इनको क्रिमिनल्स क्यों बोला जाता था, तो आप चैप्टर की वीडियो देखो। और अगर चैप्टर की वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो सिर्फ याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो नवंबर क्रिमिनल को किस किस को कहा जाता था? दोज हु सपोर्टेड द वाइमार रिपब्लिक, जो वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। कौन से लोग? सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट। वो ना बहुत इजी टारगेट थे कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट लोगों का। और जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट लोग हैं वो उनको नवंबर क्रिमिनल के चिढ़ाते थे या डराते थे, आप कह सकते। इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन और जर्मनी। यहाँ से पूछा जा सकता है कि इम्पैक्ट क्या था जर्मनी पे। यार जर्मनी की हालत कैसी थी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसकी वजह से जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ था। वो आया तो यूएस में था। ठीक है, यूएस में भी बहुत नुकसान हुआ। यूएस की जीडीपी गिर गई, बहुत सारी फैक्ट्रियों पे ताला लग गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट घट गई, ये सारा का सारा नुकसान हुआ। बट साथ ही में जर्मनी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जर्मनी ने भी यूएस से बहुत ज्यादा लोन ले रखा था। अब देखो क्या क्या नुकसान हुआ जर्मनी को। तो सबसे पहले तो जर्मनी का इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो 40% गिर गया। 40% गिर गया, बहुत ज्यादा होता है ये। बहुत सारे लोगों को की जॉब चली गई, है ना, बहुत सारे लोगों की सैलरी कम हो गई। 6 मिलियन से ज्यादा लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। बहुत सारे लोग गले पे है ना एक वो प्ले कार्ड लगा के घूमते थे कि विलिंग टू एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए तैयार है। और जब लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। स्मॉल बिजनेस ठप हो रहे थे। ओके। और साथ ही में सेल्फ एम्प्लॉयड और ये जो रिटेलर लोग थे इनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और जो अमीर लोग थे ना, जो ठीक ठाक कंडीशन में थे, को डर था प्रोलेटेरियनाइजेशन का। प्रोलेटेरियनाइजेशन का मतलब होता है जब ये डर हो ना कि आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे या गरीब हो जाओगे, तो प्रोलेटेरियनाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो मैं अभी रिच हूँ, मेरे को डर लग रहा है कि यार मैं गरीब हो गया, तो आप कह सकते हो कि मेरे अंदर प्रोलेटेरियनाइजेशन का डर है। ठीक है। और ये डर हमारे जर्मनी के अंदर घुस चुका था, क्योंकि कंडीशन ही बहुत खराब चल रही थी उस समय। ओके। व्हाट आर दी पेक्यूलर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग? या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज दी नाजी वर्ल्ड व्यू? नाजी जो है वो कैसी, नाजी नाजी बेसिक नाजी क्या थी? एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी। उस पार्टी की क्या सोच थी वो आपको बतानी है। या आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर नाजी थिंकिंग या व्हाट आर नाजी वर्ल्ड व्यू, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में बताऊं ना, तो जो नाजी लोग थे ना वो क्या करते थे, इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे। वो रेशियल हायरकी में बिलीव करते थे। की नजर में जो नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा बढ़िया रेस थे, जिनकी ब्लू आंखें और ब्लॉन्ड बाल होते थे, गोल्डन कलर के बाल होते थे। और उसके बाद जो है बाकी लोग आते थे, और सबसे नीचे आते थे जूस, जिनको बहुत ज्यादा मारा भी था। ठीक है, बहुत सारे लोगों, और 6 मिलियन से ज्यादा जूस को मारा था, यानी 60 लाख से ज्यादा मारा गया था। ठीक है। ओके। इन दिस ब्लॉन्ड और ब्लू आइज नॉर्डिक जर्मन आर्यन को सबसे ऊपर मानते थे, while Jews were located at the lowest rung, मतलब सबसे नीचे Jews को माना जाता था। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन देम, यानी जो हमारे जैसे ना काले पीपल, ठीक है, मतलब इंडियन लोग या अफ्रीकन लोगों को बीच में माना जाता था, सबसे नीचे Jews को माना जाता था। ठीक है। हिटलर आइडिया ऑफ रेसिज्म वाज बोरोड फ्रॉम द थिंकर लाइक चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो चार्ल्स डार्विन थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे, उनका क्या कहना था। ठीक है। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। और आइडिया ऑफ सर्वाइवल एंड ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है। अब मैं ये थ्योरी नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, 15-20 मिनट लग जाएंगे, है ना, भी नहीं समझाऊंगा, सिर्फ ये याद रखना। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में इन लोगों ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। हिटलर ये मानता था कि जो कमजोर है उसको मार दो।
अनटचेबल को मतलब जो जिनको वो अनटचेबल मानता था, जैसे जूस को अनटचेबल मानता था, बुरा मानता था, मार दो। ठीक है। और जब इनसे पूछा जाता था कि ये जी क्यों मार दो, तो ये बोलता था, देखो चार्ल्स डार्विन ने भी ये बोला कि जो कमजोर है उसको मार दो, जबकि चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है, वो ये बोलता था कि जो कमजोर है वो खुद ही मर जाएंगे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, बट उसने ये नहीं बोला था कि खुद मार दो अपने हाथों से इंसानों को। ठीक है। मैं बहुत जल्दी, इसकी वजह से मेरा गला भी बहुत तेज दर्द होता है, बट जल्दी करवाना इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि हिटलर आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा, यानी हिटलर जो था प्रोपोगंडा फैलाने के लिए क्या क्या करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत, अब दो तीन क्वेश्चन ही बचे हुए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिटलर क्या प्रोपोगंडा यूज करता था। जहां वर्ड देखा ना आपको प्रोपोगंडा क्वेश्चन में, आपको ये लिख कर आ जाना है। ठीक है, तो हिटलर क्या क्या प्रोपागेंडा करता था। पहली बात तो उसने ऑर्थोडॉक्स मार्क करना शुरू कर दिया, स्टीरियोटाइप करना शुरू कर दिया। कैसे? वो ये बोलता था जिनकी भी हुक्ड नोज है, आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा, मेरी वीडियो देखी है नहीं देखी, मेरा फेस देखा नहीं देखा, मेरी भी हुक्ड नोज है। तो ये कहते थे कि जिनकी हुक्ड नोज होती है ना, बेंड नोज होती है थोड़ी सी, वो जो है वो जूस है और उनको मार दो। ठीक है, थैंक गॉड मैं जर्मनी में नहीं। तो समझ आ गया ना बेसिकली। तो ये एक बड़ी खराब चीज थी, और ये बोला जाता था कि जिनके काले, क्योंकि काले बाल होते थे जिसके, है ना। ये वैसे मैं भी अब गलती स्टीरियोटाइप ही कर रहा हूँ, मतलब नहीं करना चाहिए मेरे को ऐसा स्टीरियोटाइप। बेसिकली उसका ये मानना था हमारे हिटलर का कि जहां पर काले बाल वाले लोग दिखे, काली आंखों वाले लोग दिखे, को मार दो। स्टीरियोटाइप करना शुरू कर दिया था, जो मास किलिंग करना शुरू कर दिया था उसने। और मास किलिंग के लिए बहुत बढ़िया वर्ड यूज करता था वो, क्या? स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, मतलब ऐसे वर्ड। अब देखो जब भी हम सोचते हैं फाइनल सॉल्यूशन या स्पेशल ट्रीटमेंट, तो कितना अच्छा वर्ड लगता है कि हाँ देखो इसका स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके साथ कुछ अच्छा होगा, इसके लिए कुछ अच्छी ट्रीटमेंट वगैरह। पर उनको क्या पता कि लोगों को मास किलिंग करी जा रही है। ओके। और जो यूथेंशिया वर्ड है, वो डिसेबल लोगों को मारने के लिए यूज किया जाता था। सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन यूज किया जाता था मारने के, कैसे कैसे वर्ड किए जाते थे मास किलिंग के लिए। और इवैक्यूएशन वर्ड यूज किया जाता था गैस गैस चेंबर में डालने के लिए। एक्चुअल में इवैक्यूएशन का मतलब होता है लोगों की जान बचाना, बट एक्चुअल में जो हिटलर है, नाजी पार्टी है, वो क्या करती थी, मारने के लिए गैस चेंबर में ले जाने के लिए वर्ड का यूज किया जाता था इवैक्यूएशन। है ना, उनको लगता था कि यार डायरेक्टली बोलेंगे ना कि मारने ले जा रहे हैं गैस चेंबर में, नहीं लगता, तो बहुत चिलिंग वर्ड यूज करते थे वो। ठीक है। और मीडिया भी बहुत केयरफुली सपोर्ट करती थी नाजी के वर्ल्ड। नाजी आइडिया स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन एंड लीफलेट्स। इसका मतलब है कि नाजी भी क्या करती थी, अलग अलग पिक्चर बनाती थी, पोस्टर बनाती थी। फिल्म भी उसने बहुत सारी बनाई, जिसमें से एक फिल्म थी इटर्नल जू, जिसमें जूस को बहुत ही गलत दिखाया गया था। है ना, बहुत ही गलत कि इनको लोग मारे, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। अब आ जाती जी नीचे वाले टॉपिक पे, दैट इज यूथ इन नाजी जर्मनी। अलग से टॉपिक था, मैंने आपके जब वो सीबीएसई का वो चेक करा ना सिलेबस, उसमें ये वाला टॉपिक बहुत अलग से दे रखा था कि बेसिकली बच्चों के बारे में जो हिटलर है वो क्या सोचता था। ओके, और बच्चों को उसने कैसे ट्रेन किया। मैं आपको बता दूं, बच्चों के दिमाग में उसने बहुत ही गंद भर। व्हाट डू यू मीन बाय गंद? गंद मतलब है बहुत ज्यादा एक तरह से पार्शियलिटी। हम स्कूल में सारे एक साथ ही होते हैं, बट हिटलर ने बिल्कुल स्कूल से स्टार्ट किया, लोगों पे अलग अलग धारणा डालना शुरू किया। Hitler felt that the strong Nazi society could be established only by the teaching of children Nazi ideology। उसका मानना था कि अगर हमें एक नाजी सोसाइटी बनानी है तो बच्चों को सबसे पहले समझाना पड़ेगा और नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताना पड़ेगा। उसने क्या किया, क्या क्या किया ये चीज करने के लिए, तो उसने सबसे पहले तो क्लेंस कर दिया स्कूल, प्योरीफाई कर दिया। इसका मतलब जितने भी जूस टीचर थे ना, सबको डिसमिस कर दिया स्कूल से कि जी घर बैठो, अब जूस हम आपको यहाँ पढ़ने नहीं दे सकते। देखो कितनी बुरी बात है, टीचर के साथ ऐसा कर, किसी के साथ भी करे सभी गलत है वो। ठीक है, मतलब बच्चों के साथ भी, बच्चों को भी निकाला था उन्होंने, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, बच्चों को अलग, जैसे जूस को अलग बैठाया गया और इनको अलग बैठाया गया। जर्मन एंड जूस कुड नॉट सिट टुगेदर, दोनों को साथ में नहीं बैठाया जाता था। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, फिजिकली हैंडीकैप, जिप्सीज वर आउट ऑफ द स्कूल एंड फाइनली इन 1940s दे वर टेकन टू द गैस चेंबर। मतलब 1940s में उनको स्कूल से निकाल दिया गया, जिप्सीज जूस को, जो हैंडीकैप बच्चे थे उनको, क्योंकि हिटलर का मानना था कि स्ट्रॉन्ग सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे लोगों को मार देना चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया, इन लोगों को गैस चेंबर में ले जाके मार दिया गया। टेस्ट जो टेक्स्ट बुक होती है, स्कूल की बुक होती है, उसको दोबारा रीराइट किया गया, ताकि जो रेशियल साइंस है उसका एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ये बताया गया कि सबसे ऊपर बच्चों को ये पढ़ाया कि सबसे ऊपर नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं। अगर आप नॉर्डिक जर्मन आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कोई मतलब जिंदगी खराब है आपकी, ये पढ़ाना शुरू किया उसने, हिटलर हिटलर ने अपने लोगों। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, सबमिसिव, हेट ज्यूज, वर्शिप हिटलर, वायलेंस एंड कंडेम डेमोक्रेसी। तो ये मतलब बच्चों को लॉयल बनना सिखाते थे, सबमिसिव कि जी हिटलर के लिए करो सब कुछ, जूस को हेट करना सिखाते थे, हिटलर को, हिटलर की पूजा करना सिखाते थे, है ना।
वॉयलेंस करना सिखाते थे और डेमोक्रेसी को कंडेम करना सिखाते थे, क्योंकि हिटलर तो डेमोक्रेटिक था ही नहीं, वो तो डिक्टेटरी बन गया था पूरा। और यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल सोशलिज्म, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन थी भी बनाई गई थी। और एक जोंग वॉक भी हुआ करता था, जिसमें 10 साल से 14 साल के बच्चे जो हैं वो ज्वाइन करते थे जोंग वॉक्स को, ठीक है। वहां पर भी बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी। अब एक वर्ड है दैट इज हॉलोकॉस्ट। अब ये हॉलोकॉस्ट क्या होता है? हॉलोकॉस्ट बेसिकली एक वर्ड है जिसका यूज किया जाता था, मतलब हॉलोकॉस्ट में क्या था, जो मास किलिंग करी गई थी बाय नाजी। किसकी किसकी नाजी, किसकी मास किलिंग करी गई थी? जूस की। किसके द्वारा? नाजी रिजीम के द्वारा, हिटलर के द्वारा, हिटलर की पार्टी के द्वारा, तो इसी को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। और जूस वर टेकन दी गैस चेम्बर एंड ठीक है। और मतलब ये बता रखा है कि जूस क्या किया जाता था, गैस चेम्बर में जाया जाता था जहाँ पर उनको मार दिया जाता था, ठीक है। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली नाजी प्रोपागेंडा, कि नाजी कौन कौन सा प्रोपागेंडा करती थी। वैसे तो ऊपर वाला भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोपागेंडा जहाँ भी वर्ड दिखे वो लिख देना। और इसके कुछ पॉइंट है ना ये वाले भी हैं। जैसे हिटलर क्या करता था कि मीटिंग निकाल, अलग अलग रैलीज निकालता था, है ना। सल्यूट करने का अलग होता था वो, स्वास्तिका, रेड बैनर विद स्वास्तिका। देखो यहाँ पर स्वास्तिका वर्ड का यूज नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि स्वास्तिका अलग होता है। स्वास्तिका हमारा जो है वो अलग होता है, में से स्वास्तिका वर्ड ऐसे नहीं लिखना चाहिए। रेड बैनर होता, आप रेड बैनर विद स्वास्तिका सिंबल लिख देना, बट मेरे को अनएप्रोप्रिएट लग रहा है, बट बिना दिक्कत ना हो जाए आपके एग्जाम, ठीक है। चलो लिख देना अभी तो। द नाजी सल्यूट एंड द रिचुअलिस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीच वर ऑल पार्ट ऑफ दीज स्पेक्टेकल ऑफ द पावर्स, मतलब उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करी जाती थी, उनको सर्वाइवर दिखाने की कोशिश करी जाती थी, ठीक है। वैसे आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा में ऊपर वाले पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा, कहती है 2-3 पॉइंट इसमें से लिख देना, ठीक है। कि हिटलर जो था बड़ी बड़ी रैलीज निकालता था, बढ़िया स्पीकर था, बोलता अच्छा था, लोगों को कन्विंस करता था। और बेसिकली उसने ये बोला था कि मैं दोबारा से जर्मनी की इमेज है उसको वापस दिला दूंगा, और उसका प्राइड उसको वापस दिला दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर, हिटलर ने कौन कौन सी फॉरेन पॉलिसी बनाई और फॉरेन पॉलिसी में उसने क्या क्या किया, उसका आंसर लिखा हुआ है कि हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी थी बहुत ही अच्छी थी। इसमें ये बता रखा है, पहले तो उसने क्या किया, हिटलर ने इंग्लैंड ने हेल्प करी थी उस टाइम, मैं बता दूं हिटलर की। और साथ ही में उसने 1933 में अपने आप को लीग ऑफ नेशन से भी निकाल लिया गया था। लीग ऑफ नेशन पीस फैलाने का एक जरिया था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका काम था पीस फैलाना। दोबारा से हिटलर ने राइनलैंड को, आपको पता है ना ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में अभी हमने पढ़ा था, जिसमें राइनलैंड को छीन लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उसको दोबारा से हिटलर ने वापस ले लिया। उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा करके एक स्लोगन दिया, दोनों को मिला दिया, ऑस्ट्रिया को और जर्मनी को 1933 में, और एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ओके। और सुडेंटनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इन पर भी उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो दोबारा रिकैप करके वीडियो देखो, दोबारा शुरू से देखो, बट एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। हमारे क्लास 9 का एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। मेन स्टडी 9th लिखोगे ना, 9 और टीएच लिख के टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद तो हमारे 9 के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जैसे ही आपके खत्म हो जाए एग्जाम, 10th वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह की, सिविक्स की, ज्योग्राफी की, सबकी वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। बना दी होगी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले, अगर आपको जो हिंदी मीडियम में हो, जिसकी एसएसटी हिंदी में हो, उसको वो वाली वीडियो शेयर कर सकते हो, कि मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा और हिंदी में भी बनाऊंगा, ठीक है। बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जैसे कि मेन पॉइंट स्टडी हो गया, मेन पॉइंट टेक हो गया, यूनिक वर्ल्ड हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ब्लॉगिंग चैनल हो गया। लेट मी जस्ट शो यू माई ब्लॉगिंग चैनल, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ पहले हमारे चैनल, ठीक है। जल्दी से दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये तो ब्लॉगिंग चैनल है, मैं डेली इस पे लाइव आता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आज रात को मैं लाइव आ जाऊँ, ठीक है। और साथ ही में ये हमारा मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, ये मेरा मेन पॉइंट स्टडी का चैनल है, और ये मेन पॉइंट टेक का चैनल है। इसमें मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। 10-12 29-30 वीडियो डाल रखी है यहाँ पर। ये बता रखा है कि मैंने वेबसाइट कैसे बनाई, एनिमेशन। अच्छा, ये नोट्स जो हैं वो वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो वेबसाइट पे आओगे, क्लास 9 पे आप क्लिक करोगे, ये देखो करके, और ये सारे के सारे नोट्स डाल रखे हैं। बाकी नोट्स मैं डाल दूंगा, दिक्कत नहीं है। वैसे तो टेलीग्राम पे आपको मैं सेंड कर ही दूंगा, और ये नोट्स हैं, ठीक है। ये नोट्स हैं, उसको भी आप एक बार रीड कर सकते हैं, तो डायरेक्टली वेबसाइट से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।